नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद में हूँ आज हमारे साथ बात करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ए.के. अम्बेडकर साहब हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। पहला सवाल है सर कि जो यूपी चुनाव में आप पूरे यूपी चुनाव में ये जो है कि आपकी पार्टी यूपी में चुनाव भी लड़ रही थी और यूपी में आप खुद वहाँ पर कार्यक्रम को देख रहे थे, तो यूपी चुनाव में जो आपकी पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी वो कौन सी भूमिका में थी और इसका क्या भूमिका का जो अनुभव वहाँ का प्राप्त हुआ इस चुनाव में? देखिए, बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफ़ी लीडिंग में था और लीडिंग में होने की कारण यह थी कि जैसे ही हम लोगों ने गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया और अंतोगत्वा वहाँ गठबंधन हुई, लोकल जो वहाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ थी, जैसे बाबू सिंह कुशवाहा जी का पार्टी था जन अधिकार पार्टी, और ओवैसी साहब की पार्टी थी AIMIM, उनके साथ में जब बहुजन मुक्ति पार्टी का गठबंधन हुआ तो गठबंधन होने के बाद उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य बदल गई। जैसे जब तक हमारी गठबंधन नहीं हुई थी तब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी के साथ में वहाँ लड़ाई चल रही थी। जैसे ही हम तीनों लोगों की गठबंधन हुआ तो उस गठबंधन से लड़ाई अब शुरू हो गया भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। जब इस परिवर्तन मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई शुरू हो गई तो इस लड़ाई को देखकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, RSS के लोग, मनुवादी किस्म के लोग, ये सारे लोग षड्यंत्र करने लगे और षड्यंत्र करके ये गठबंधन टूटना चाहिए, इसके लिए काफ़ी लंबा प्रयास किया और लंबी प्रयास की वजह से अंतोगत्वा हमारी जो गठबंधन थी वो गठबंधन टूटी। और आप एक सामाजिक नेता का, आप लोगों ने जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं उनका नाम सुना होगा, आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने, वो लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पत्रकारों के साथ में पत्रकार वार्ता में या समाज के साथ में लगातार बता रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकना है तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन ही नहीं बल्कि महागठबंधन बनाना होगा, और महागठबंधन अगर बनती है तो हम 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं और इसके साथ ही साथ जो 2024 में केंद्र में चुनाव होने वाली है उस केंद्र में हम भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। और अगर केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी परास्त होती है तो मूल निवासी बहुजनों के हित में, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, विद्यार्थी हो, युवा हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हैं, इन सभी के विरोध में जो अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार हो रही है, इन सारे चीज़ों को हम रोकने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये अनुभव थी कि अगर महागठबंधन होती तो महागठबंधन से और उस गठबंधन में समाजवादी पार्टी को शामिल करने की ऐलान हम लोगों ने खुले तौर पर किया था और लंबे दिन तक प्रयास किया कि आप महागठबंधन में शामिल हो और महागठबंधन बनाकर भारतीय जनता पार्टी को रोके। और दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का खेल चल रहा था उसको रोकने के लिए भी हम लोगों ने बहुत लंबी प्लान बनाया था कि अगर महागठबंधन बनने के बाद भी हमारी सरकार नहीं बनती है, महागठबंधन की सरकार नहीं बनती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर EVM मशीन का दुरुपयोग करते हैं तो आने वाले समय में हम लोग 21 करोड़ जनता जो उत्तर प्रदेश की है वो पूरी जनता को तैयार करके सड़कों पर लाकर विद्रोह कर देते और विद्रोह करने के बाद वहाँ चुनाव रद्द हो जाती और चुनाव रद्द होने के बाद क्या होता, फिर से वो सरकार गिर जाती। चुनाव रद्द हो जाता, सरकार गिर जाती, फिर से चाहे इलेक्शन होता या उसी को रिकाउंटिंग किया जाता और रिकाउंटिंग करने में हम लोग बाजी मारते तो सरकार हम लोग बना सकते। तो ये मामला उधर का था। यूपी चुनाव के दौरान जो EVM का जो लगातार जो खेला गया उसके बाद अखिलेश ज़्यादा बातें हैं और मीडिया के माध्यम से लोगों को जनजागृति करते हैं कि यह चोरी किया जा रहा है, हम बिल्कुल असमर्थ हैं। उसके बाद फिर सड़कों पर लोगों का आना, उसके बाद फिर गिनती के बाद चुप हो जाना। सर इस पर क्या करेंगे? 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के चुनाव का पूरी काउंटिंग होना था 10 मार्च को। 7 मार्च को वाराणसी में 2-3 गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पकड़ी गई
और वाराणसी कैंट विधानसभा से बहुजन मुक्ति पार्टी का हमारा उम्मीदवार श्रीकांत आर्या जी खुद लड़ रहे थे। जब वो गाड़ियां पकड़ी गई तो 2 गाड़ियां तो भाग गई, 1 गाड़ियों को भीड़ ने पकड़ लिया और हमारे पार्टी के भी कार्यकर्ता गए, समाजवादी पार्टी के भी गए, जितने बीजेपी के विरोध में थे सब दल के लोग वहां इकट्ठा हुए, उसको घेर करके पकड़ करके रखा। रखने के बाद प्रशासन को बुलाया, प्रशासन आने के बाद कहा स्ट्रॉन्ग रूम में लेकर जाया जा रहा था। पकड़ने के बावजूद भी कोई कार्रवाई भारत सरकार ने नहीं किया, चुनाव आयोग ने नहीं किया। और इसके साथ ही साथ में जब 8 तारीख आया तो 8 तारीख को अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोलते हैं प्रेस वार्ता में कि ईवीएम मशीन में घोटाला हो रहा है, जगह जगह पर ईवीएम मशीन गाड़ी की गाड़ी पकड़ी जा रही है। तो मेश्राम साहब ने तुरंत ही, जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक थे, उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि अगर अखिलेश जी को ऐसा लग रहा है, हमने तो पहले ही बताया था और बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले ही बताया था कि आपको घोटाला होगा, इसको रोकना है, तो हम दोनों मिलकर ही इसको रोक सकते हैं। अब अगर फिर से रोकना चाहते हैं तो अखिलेश यादव और हम, मतलब मोहम्मद मेश्राम साहब ने कहा कि एक ज्वाइंट प्रेस वार्ता हम करते हैं और उस प्रेस वार्ता में हम घोषित करते हैं और रिजल्ट आने के बाद भी हम इसको रद्द करवा सकते हैं। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर वो चुप्पी साध लिए, वो कुछ बोलने की काम उन्होंने नहीं किया। इसका भुगतना जो है अखिलेश यादव को काफ़ी भुगतना पड़ा। जैसे बिहार में तेजस्वी यादव हम लोगों की बात नहीं माने तो आज सरकार बनाते बनाते भी सड़क पर आ गए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में हुआ। अखिलेश यादव की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही थी, लेकिन उसको रोकने के लिए जो रणनीति बनाना चाहिए था उन्होंने रणनीति नहीं बनाया। और जो हम लोगों ने रणनीति बनाया था, अगर मिलजुल कर हम लोग अमल करते, पहल करते, तो भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता था और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री वहाँ के होते। यूपी में दोबारा जो बीजेपी चुनाव जीत कर करके सरकार बनाई और अब जो है कि लगातार मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर उतरवाना, बुलडोजर चलवाना, अन्य तरह के और भी अन्याय अत्याचार शुरू हो गया। तो इसको अब क्या विकल्प हो सकता है जनता के लिए? आपका बहुत मौलिक सवाल है। ये परिस्थितियां अभी निर्माण किया गया है। जैसे भारतीय संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान को लिखा है, वो संविधान ने कह ही नहीं रही बल्कि लिखी हुई ये बात उसमें है कि भारत ये धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो जब ये धर्मनिरपेक्ष है तो यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो भारतीय संविधान ने सभी धर्म के लोगों को अपना अपना पर्सनल लॉ दिया है और पर्सनल लॉ के तहत चाहे इस्लाम के मानने वाले लोग हो, चाहे क्रिश्चियन के मानने वाले लोग हो, चाहे जैन धर्म के मानने वाले लोग हो, या लिंगायत धर्म के मानने वाले लोग हो, या बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हो, या सिखिज्म के मानने वाले लोग हो, सभी धर्म के लोगों को अपने शरीयत के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपने कानून के अनुसार, अपने रूल्स के अनुसार उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका पहनावा ओढ़वावा, उनका मरण जीवन संस्कार, सभी संस्कार अपने रीति रिवाज के तहत है। ये भारतीय संविधान ने उनको अधिकार दिया है और अपनी व्यक्ति को अपने प्रचार प्रसार करना भी, अपनी व्यक्ति को अभिव्यक्त करने का भी अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 दिया हुआ है। फिर भी अगर आरएसएस के कुछ असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों ने प्लान बनाकर मस्जिदों में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की काम करे। अरे भाई, तुमको हनुमान चालीसा पढ़ना है, हमारा कोई एतराज नहीं, आप पढ़ो ना, आप जाकर के अपने घर में पढ़ो, अपने जगह पर पढ़ो, मंदिरों में जाकर पढ़ो। ये हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं बनाई गई है, मस्जिद मुसलमानों के लिए है। वहाँ इस्लाम के बारे में चर्चा करेंगे, वो इबादत करेंगे, अपना अल्लाह की इबादत करेंगे। ये तो सरासर प्लान बनाकर गलत काम किया जा रहा है। मतलब इस संविधान के विरोध में जाकर काम कर रहे हैं। इसके ऊपर प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर राष्ट्रपति महोदय को एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन कोई एक्शन लेने की काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा
है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल के कार्यकाल पूरा होने जा रही है। 8 वर्षों में SC/ST OBC के लोगों को हिंदू बनाया और हिंदू बना करके वोट लिया। वोट लेने के बाद वो शिक्षा देने की बात कहा था, रोजगार देने की बात कहा था, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरियां देने की बात कहा था। ये कुछ भी नहीं दिया। तो ना दिया तो हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए क्या किया जाए? तो मुसलमानों के विरोध में भड़काने के लिए इन लोगों ने ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है। अब इससे क्या होगा? हिंदू जिसको SC/ST को हिंदू कहा रहा है, जो कि हिंदू ये गाली शब्द है, हिंदू सही शब्द नहीं है। इनको ध्यान भटकाकर अपने अधिकार न मांग ले। ये SC/ST OBC के लोग बीजेपी से अधिकार ना मांगे कि तुम्हारा 8 साल होने जा रही है, 8 साल में हमें क्या दिया? शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, सारे तेल कंपनी बेच दिया, सारे कोल इंडिया बेच दिया, सारे सरकारी संस्थान बेच रहे हैं, रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सारा जो बेचने की काम शुरू है। हमारी नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे? ये मांग ना उठे, इसलिए हिंदू के नाम पर इनको ध्यान भड़काने की काम मुसलमानों के विरोध में किया जा रहा है। ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को आज के तारीख में बहुजन मुक्ति पार्टी पर्दाफाश करने की काम कर रही है और हम लोग देश भर में और प्रदेश भर में इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। इस गुमराह से निकालने के लिए वो हमारा ये काम जारी है। ज्ञानोदय विद्यालय, धरणीधर मोड़, विराटपुर, औरंगाबाद बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एकमात्र शिक्षण संस्थान। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, अनुशासन, मनोरंजन, कंप्यूटर ज्ञान, व्यायाम इत्यादि की सुविधा। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन कराएं। नामांकन प्रारंभ है। यहाँ अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है।